वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली हम डेफिनेशन एंड रिकग्निशन पॉइंट पर बात करेंगे, फिर मेजरमेंट की गाइडेंस क्या है उस पर डिस्कस करेंगे, और डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट के ऊपर कुछ रूल्स बताए हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेशन है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में। कुछ जगह पे वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा गया है और कुछ जगह पे वर्ड यूज किया गया है टेंजिबल कैपिटल एसेट्स। तो टेंजिबल कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है कि आइडेंटिफाइबल टेंजिबल एसेट्स हैं दैट मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर वन, के आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर मेंटेनेंस रिपेयर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर टेंजिबल कैपिटल एसेट्स। तो ये यहाँ पर जो है IS 16 से डेफिनेशन हम नोटिस कर रहे हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस पॉइंट का वैसा ही है कि आपने उसको बिजनेस के जो मेन ऑपरेशंस हैं उसके अंदर यूज करना हो, क्योंकि एनपीओ के अंदर जो है वो मकसद जो है इनकम अर्न करना नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर जो अकॉर्डिंगली वर्डिंग है वो डिफरेंट है। हैव बीन एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। अब ये पॉइंट जो है बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसको आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूज करना हो, सिर्फ टेम्परेरी हासिल ना किया हो। आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी वो इन्वेंट्री के तौर पे क्लासिफाई ना होते हो। आर नॉट हेल्ड एज पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन के ऊपर हमने लास्ट वीडियो की थी, तो कलेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कलेक्शन को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जाता। तो कलेक्शन वाले जो आइटम्स हैं वो टेंजिबल कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होंगे, उनकी एक अलग कैटेगरी होगी। तो ये चार क्राइटेरिया हैं, चारों के चारों मीट होने चाहिए, तो तब एक आइटम टेंजिबल कैपिटल एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट समझा जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकग्नाइज यानी कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब करेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करेंगे एनपीओ को और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर की जा सकती है। ये रिकग्निशन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसा IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मेंशन है। मेजरमेंट के ऊपर सर्टन गाइडेंस है। सबसे पहले तो एक कंट्रीब्यूटेड एसेट को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। कंट्रीब्यूटेड एसेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसे आपको कोई नॉन मॉनिटरी एसेट गवर्नमेंट ग्रांट में मिल जाता है अंडर IS 20। तो कंट्रीब्यूटेड एसेट से बेसिकली मुराद ये है कि कोई पर्सन आपको कैश में डोनेशन वगैरह देने के बजाय एक एसेट कंट्रीब्यूशन के तौर पे डोनेशन के तौर पर दे देता है, तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पर, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू या अप्रेजल वैल्यू होगी, या फिर अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती तो आपने नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। ये ट्रीटमेंट अगर नोटिस करें तो बिल्कुल IS 20 जैसी है। एडिशनल पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई एसेट आप एक्वायर करते हैं बिलो फेयर वैल्यू, क्योंकि किसी ने आपको आप एनपीओ थे तो आपको उन्होंने बिलो फेयर वैल्यू दे दिया। फॉर एग्जांपल मार्केट में वैसे एक एसेट जो है वो 10 मिलियन का मिलता है, आपको एनपीओ होने की वजह से उन्होंने 6 मिलियन का दे दिया, तो आप उसे रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पे करेंगे, यानी पूरे 10 मिलियन पे। अब आपने कैश तो पे किया 6 मिलियन का, तो रिमेनिंग 4 मिलियन फिर कैसे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि 10 से आपने ऐसे डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश 6 से, 4 जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगा। अगर आपको ग्रांट के थ्रू ग्रांट मिली थी और उसकी बेसिस पर आपने कोई एसेट प्रोक्योर किया है, हासिल किया है, तो सेम रूल आप अप्लाई करेंगे जैसे आप IS 20 में अप्लाई करते हैं। अगर आपको ग्रांट की बेस पर कोई एसेट मिला है लेकिन ग्रांट पीरियड स्पेसिफिक पीरियड था और जब ग्रांट पीरियड एंड होगा तो आपको वो एसेट वापस करना है, तो फिर आप उसको वैल्यू करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रेजिडुअल अमाउंट एट द टाइम ऑफ ग्रांट और कंट्रीब्यूशन। यानी आप कहते हैं कि आज जब हमें एसेट मिला है तो उसकी फेयर वैल्यू जो है लेट से हम कहते हैं कि जी 15 मिलियन है, और जब ग्रांट पीरियड एंड होगा और हमने उसे वापस करना होगा तो उस वक्त की एस्टिमेटेड जो उसकी वैल्यू है, रेजिडुअल अमाउंट है उसकी, जब अगर हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है लेट से 5 मिलियन। तो 15 मिलियन माइनस 5 मिलियन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 10 मिलियन पे।
इसी तरह बाद औक़ात हम जो एनपीओ हैं वो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कर रही होती हैं एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ओवर टाइम, यानी जैसे खुद बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही हैं, तो जो उसमें कंट्रीब्यूशन बाद औक़ात लोगों से डोनेशन की फॉर्म में मिल रही होती है वो होती है मटेरियल और लेबर की। यानी हमें वॉलंटियर्स की सर्विसेज मिल रही हैं, हमें सीमेंट या स्टील वगैरह लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर जो नॉर्मल रूल है कंट्रीब्यूटेड मटेरियल्स के लिए कि इसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर लैंड के बारे में कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ दिया हुआ है कि लैंड जो है वो अनलिमिटेड लाइफ होती है नॉर्मली, और उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। फर्दर जो रूल्स हैं डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट पे, उसमें ये है कि डेप्रिसिएशन को हमें किस तरीके से चार्ज करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन एक तो नॉर्मल रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब फंड अकाउंटिंग हो रही होती है तो उसको फंड्स में इस तरीके से हमने एलोकेट करना है कि एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन मिले। बाज़ हम जो उसे एक्सपेंस नॉर्मली बनाते हैं वो ऑपरेटिंग फंड का हिस्सा बना देते हैं, यानी जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, जनरल फंड होता है। तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करती है डेप्रिसिएशन के, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, डेप्रिसिएशन वैसी ही कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी, कि एक एनपीओ जो अपने मेंबर्स को या अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज दे रही है, डेप्रिसिएशन उसी तरह की कॉस्ट है जो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कॉस्ट लगती है। बाज़ औक़ात इसे आप एक्सपेंस बनाते हैं किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड फंड का, जहाँ पे बाज़ औक़ात आपको एक फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड मिला हुआ है जिसका मकसद ये है कि आपने कोई हॉस्पिटल बनाना है, आपने कोई कैपिटल एसेट बनाना है। तो जब उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ होती है और आप जो अपने एसेट यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उस फंड को चार्ज करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो टेंजिबल कैपिटल एसेट्स हैं उसके साथ आप इसको एसोसिएट कर रहे हैं और एंटिटी के नॉर्मल ऑपरेशंस के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसको आपने फिर ध्यान में रखना है डेप्रिसिएशन में। यानी इसके पे कहें तो स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स नहीं कर रहा कि आपको कैसे करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए जो मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे। उसमें आप उसको जनरल फंड के अंदर भी एक्सपेंस बना सकते हैं और उसको आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कोई फंड है तो उसका हिस्सा भी बना सकते हैं। फिर इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे जब आप समझते हो कि कोई जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो फर्दर एनपीओ की जो एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज है उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यानी अब जो एसेट वो है उससे मजीद कोई खास फायदा नहीं होगा। और जब ऐसे इम्पेयरमेंट चार्ज करके आप एक एसेट को जीरो पे ले जाते हैं तो उससे जो रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का कोई बैलेंस अगर मौजूद हो अकाउंट्स में तो उसको भी सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि उससे रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंप्लाई हो चुकी हों, जो कंडीशंस हैं आप पूरी कर चुके हों। तो फिर जब आप एसेट को जीरो पे ला रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सारे का सारा आपका ग्रांट डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस होगा उसको भी आप रेवेन्यू बना देंगे, क्योंकि लॉजिक नहीं है कि जब एक एसेट मौजूद नहीं है, हम कॉन्सेप्ट यही देखते हैं ना कि जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है, डेफर्ड ग्रांट है, वो उसको ऐसे इनकम बनाया जाता है जैसे जैसे एसेट की डेप्रिसिएशन हो रही होती है। तो जब एसेट को जीरो कर देंगे तो उस डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को भी जीरो कर देंगे, सारी अमाउंट को सेम पीरियड के अंदर रेवेन्यू का हिस्सा बना देंगे। तो ये हमारे रूल्स थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।